को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 42 घंटों से जारी है। 42 घंटे से बोरवेल में मासूम आर्यन फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। बार बार प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही। अब फाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम चल रहा है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फाइलिंग मशीन जल्द ही अपना खुदाई का काम पूरा कर लेगी और उसके बाद आर्यन को 42 घंटों से चले उस ऑपरेशन के बाद से बचा लिया जाएगा। 5 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। सारे जितने भी देशी जुगाड़ सोमवार से किए जा रहे थे वो सब फेल नजर आ रहे हैं। खुदाई भी नाकाम साबित हुई। 36 की 30 जेसीबी मशीनें, LNT मशीनें लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी खुदाई नाकाम रही। बोरवेल में अभी तक 42 घंटे से हो गए, यानी कि सोमवार दोपहर 3:30 बजे से आर्यन अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार और अब सुरंग खोदी जा रही है। जो 5वीं तस्वीर आपको नजर आ रही है वो सुरंग खोदी जा रही है। यही फाइलिंग मशीन है जो सीधा वो सुरंग खोद रही है। उस बोरवेल से 3 से 4 फीट की दूरी पर ये सीधा सुरंग खोदेगी। उसमें एनडीआरएफ की टीम जाएगी। उसके बाद अंदर से टनल एक तरह से बनाया जाएगा और फिर उसके बाद जहां पर फंसा हुआ है आर्यन वहां से उसको निकाला जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। किरोड़ी लाल मीणा मौजूद थे वहाँ पे। कल हमने देखा किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा वहाँ पर मौजूद थे। डीएम देवेंद्र लगातार ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। माता पिता आप कुछ भी बोलने से बच रहे हैं का मतलब कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं, 42 घंटे हो चुके हैं। अपने बेटे की आस में वो शायद अभी भी यही मन्नतें मांग रहे हैं। उनका रोम रोम शरीर का बस यही भगवान से दुआ कर रहा होगा कि उनका मासूम बेटा निकल आए। परिवार के लिए इतनी बड़ी दुख की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि मां ने उनकी बताया आर्यन की कि 3 साल पहले उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और लगातार भी कहीं आ रही है। वाटर लेवल के संबंध में भी था, तो हमने आसपास की जो बोरिंग्स हैं हम उनसे संपर्क करके उनको चालू करवा रहे हैं ताकि वाटर लेवल को हम मेंटेन कर पाएँ। जो वर्तमान बोर है वो अनइवन है, तो उसमें भी ऑपरेट करने में चैलेंज आ रहे हैं। कल हमारा जो है जे हुक भी नीचे उसको इंगेज करने में बच्चे के साथ हमें काफ़ी दिक्कतें आई थी, और वो प्रयास भी हमारा चल रहा है। बट एनीवे जो भी चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि कटिबद्ध है कि हम जो है हमारे जो प्रयास हैं उसमें हम सफल हैं। जैसा मैंने बताया कि 110 फीट के आसपास हमने खोद दिया है। हम 40 से 50 फीट मैक्सिमम और हमें इसमें शेष है। तो डीएम देवेंद्र को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 110 फीट तक खोद लिया है, 147 फीट है, 40 से 50 फीट और है। अब ये खुदाई किसके जरिए बोली है, ये अगर हमारे आशीष हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़ जाएंगे अगर हमसे इस खबर पर, तो हम उनसे पूछेंगे कि जब जुड़ जाएंगे तब हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये जो जेसीबी और LNT मशीन के द्वारा खुदाई हुई है या फाइलिंग मशीन जो खुदाई कर रही है तेजी से उसके द्वारा हुई है। क्या कुछ इस दरमियान किसने क्या कुछ बोला है वो आपको सुनाते हैं। प्रयास जारी है। आपकी जानकारी में है कि पता लगते ही प्रशासन यहाँ पहुँच गया, गांव के लोग भी पहुँच गए और यहाँ पहले जेसीबी फिर LNT और एक फायरिंग मशीन लाई गई है और 1 मीटर की नज़दीकी से जो ओपन बोर है वहाँ पर ये ड्रिल करेगी और बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में, हम ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 घंटे में वो टारगेट। कालीघाट बोरवेल हादसा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन अब उम्मीद जगी है कि आर्यन को आज बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी की मशीन, फाइलिंग मशीन का काम शुरू हो गया है। रात को ही इस मशीन का काम शुरू कर दिया गया था और ये मशीन एक कोई नुमा एक खुदाई कर रही है और बोरवेल के जस्ट पास में ही ये खुदाई का काम किया जा रहा है। ऐसे में बोरवेल से करीब 5 फीट दूरी के पर ये फाइलिंग मशीन का काम किया जा रहा है। अब इस पूरी मशीन को हम बात करें तो करीब 1 घंटे में 20 फीट की ये खुदाई करती है। अब तक करीब 100 फीट की ये खुदाई कर चुकी है और संभावना है कि दोपहर तक ये खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसमें पाइप लगाए जाएंगे। ये जो कुई बनाई जा रही है, बड़ा बोरवेल कह सकते हैं, इसमें पाइप लगाए जाएंगे और उसके बाद में एनडीआरएफ के जवान इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर वो अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद में टनल बनाई जाएगी। बोरवेल से लेकर तो नई ये कुई बनाई जा रही है, यहाँ तक एक टनल बनाई जाएगी। उस टनल की प्रक्रिया में टाइम लगेगा, यानी कुल
कहा जा सकता है कि आज शाम तक यह ऑपरेशन सफल हो जाएगा। पिछले 3 दिन से एनडीआरएफ के जवान लगातार प्रयास कर रहे थे जो आर्यन है उसे बाहर निकालने के लिए, और काफी प्रयास किए लेकिन हर प्रयास विफल हुआ। और अब आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर ये फाइलिंग मशीन यहाँ घटना स्थल पर बुलाई गई है, और अब इस फाइलिंग मशीन के जरिए यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है आज शाम तक यहाँ पर जो महादेव बचाव कार्य पूरा हो जाएगा और आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है। ऐसे में इसी उम्मीद के साथ कि आज तीसरे दिन यह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल होगा और आर्यन हम सबके बीच होगा। ऐसे में आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है, जिस तरह की ये खुदाई का काम तेज गति से किया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। जो डीएम देवेंद्र बता रहे थे कि 110 फीट तक हमने खुदाई कर ली है, तो वो इसका मतलब कि फाइलिंग मशीन के जरिए ही वो खुदाई इतनी तेजी से हुई। अब ये सवाल उठता है कि ये 3 दिन हो गए, अगर फाइलिंग मशीन ये पहले आ गई होती तो शायद कल का वो दिन होता है जब 147 फीट के अंदर फंसे आर्यन को निकाला जा सकता था। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। पहले अब ये बताया जा रहा है समय कि दोपहर तक आर्यन निकाला जाएगा, क्योंकि फाइलिंग मशीन के जरिए जो ड्रिल किया जा रहा है, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके एनडीआरएफ की टीम जाएगी, फिर एक पाइप अंदर बिछाई जाएगी, उस पाइप के जरिए आर्यन को निकाला जाएगा। तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हर एक कोशिश की जा रही है, देसी जुगाड़ से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सबकी कोशिश बस यही है कि आर्यन को बचाया जा सके। फिलहाल ये बहुत गंभीर सवाल है कि जिस तरह आशीष हमारे संवाददाता खबर पे, क्योंकि लगातार ये कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान कर रहा है, और इसके पहले हमने देखा कि आशीष ने हमें बताया कि जो आर्यन है उसकी मूवमेंट रात से देखी नहीं जा रही है, और ये अब पता करना ज़रूरी है कि क्या सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, क्योंकि बार बार ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि टनल जो बोरवेल है उसके अंदर पानी है, और इस वजह से सीसीटीवी कैमरा बार बार उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, मतलब एक दिन में 2-3 बार इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके पहले जब खबर पर जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, तो भी वो दिखा रहे थे तस्वीरें, आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखाया था, जब वो सीसीटीवी कैमरे लगाने की पूरी तैयारी चल रही थी। आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बताइए कि क्या सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, और जो वो थी कि क्या इस फाइलिंग के जरिए जो सुरंग की जा रही है जहां आर्यन फंसा हुआ बोरवेल में, वहां तो कोई मिट्टी विट्टी नहीं गई है? बिल्कुल, जो जिस बोरवेल में आर्यन गिरा हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित है, कोई मिट्टी नीचे नहीं गिरी है, और अब जो फाइलिंग मशीन है वो काफी तेजी से काम कर रही है। आश्चर्यजनक बात यह है कि 3 बजे इस मशीन को लगाया गया था और अब तक 110 फीट की खुदाई ये मशीन कर चुकी है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी है, साथ ही बताया कि 150 फीट की खुदाई होगी पूरी। 150 फीट की खुदाई होने के बाद इसमें लोहे के पाइप डाले जाएंगे, जो ये फाइलिंग मशीन द्वारा जो एक कुई नुमा एक बोरवेल किया जा रहा है, जो सामान्य बोरवेल से थोड़ा बड़ा बोरवेल है, और उस बोरवेल में लोहे के पाइप डाले जाएंगे, क्योंकि उसमें टनल बनाने के लिए एनडीआरएफ के जवान जाएंगे। ऐसे में उस कुई नुमा जो ये बोरवेल बनाया जा रहा है, इसको पूरी सुरक्षित करने के लिए लोहे के पाइप डाले जाएंगे, और लोहे के पाइप डालने के बाद इसमें मैनुअल सुरंग बनाई जाएगी। मैनुअल सुरंग की जो लंबाई है करीब 5 से 7 फीट की होगी, जो मुख्य बोरवेल है और जो अब इस फाइलिंग मशीन से जो बोरवेल बनाया जा रहा है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सुरंग बनाई जाएगी, और उसके बाद में आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो खुदाई का काम है, 1 घंटे में करीब 20 से 25 फीट की खुदाई हो रही है। तो अब ये अंदाजा लगाया सकते हो करीब 2.5 घंटे में अब ये जो मशीन है ये अपना खुदाई का काम पूरा कर देगी, और उसके बाद इसमें लोहे के पाइप लगाने का काम होगा, जिसमें भी करीब 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, और फिर उसके बाद में मैनुअल टनल बनेगी उसमें, क्योंकि वो काम काफी रिस्की काम होता है, ऐसे में उसमें काफी लंबा समय लगेगा। तो उसमें 2 से 3 घंटे 5 से 6 फीट की टनल बनाने में लग जाएंगे, यानी कि शाम को 5 से 6 बजे तक एक बड़ा अपडेट मिल सकता है, और संभावना बताई जा रही है कि आज शाम तक आर्यन को बाहर निकाला जा सकता है। अगर सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन उम्मीद के अनुरूप चलता रहा तो आज शाम तक जो आर्यन है वो बोरवेल से बाहर आ सकता है। आशीष, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है उसकी अपडेट तो बताइए, आर्यन कैसा है, मूवमेंट देखी गई है या नहीं अभी तक? बिल्कुल, ये इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल रात को 2:30 बजे
यानी इस रात को तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा था, कल दिन में भी बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा, और जो कल की रात थी उसमें 2:30 बजे मूवमेंट दिखा था, उसके बाद में अब तक कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। और मूवमेंट नजर नहीं आने के कारण अभी उसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कई बार बच्चा लंबे समय तक अनकॉन्शियस रहता है। ऐसे में जब तक आर्यन को बाहर नहीं निकाला जा सकता तब तक उसके बारे में कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से उसकी जो शरीर है उसमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, सीसीटीवी में कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस हो सकता है आर्यन, और अनकॉन्शियस स्थिति में उसको लाया जा सकता है बाहर। जी मतलब इसका मतलब कि सुबह से कुछ खाने पीने का क्या सीसीटीवी कैमरा वहां पर इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ अभी? सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं, और आर्यन ने जब से यह हादसा हुआ है तब से किसी प्रकार का दूध या पानी नहीं पिया था, और पिछले करीब 30 घंटे से तो वो उसका मूवमेंट भी नजर नहीं आ रहा है, और उससे पहले उसमें मूवमेंट जरूर नजर आ रहा था, लेकिन ना तो वो दूध पी पाया था ना पानी पी पाया था, क्योंकि जो उसके हाथ थे वो जो अंदर एक बोगी फंसी हुई है उस बोगी में फंसे हुए थे, इस कारण वो दूध और पानी भी नहीं पी पाया था। ऐसे में उसने अभी तक कुछ खाद्य सामग्री या पानी पीना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया है, और अभी वर्तमान में उसको कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में हो। डॉक्टर का कहना है कि लंबे समय तक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपको दौसा से जो बड़ी खबर है उसकी अपडेट देता रहेगा। और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया है। जयपुर से अजमेर लौटते समय बगरू थाना क्षेत्र में एक कार ने उनके काफिले में घुसने का प्रयास किया और वासुदेव देवनानी की कार का वीडियो भी बनाया। इसके अलावा लगातार उनकी कार को 4 युवकों के फॉलो करने पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ चल रहे स्कॉट और गार्ड ने उन्हें बगरू टोल पर रोकने का प्रयास किया तो वो गलियों से फरार हो गए, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर के साथ ही अजमेर डीआईजी और एसपी को इस मामले की सूचना दी। वहीं घटना के बाद नाकाबंदी कर अलग अलग स्थान पर कार्रवाई की गई। चूरू से खबर, जहां पहली बार एआई तकनीक का उपयोग कर चूरू पुलिस ने न केवल वारदात का खुलासा किया बल्कि 3 नकाबपोश बदमाशों को भी बेनकाब कर दिया। एसपी जय यादव ने बताया कि रतनगढ़ के ज्वेलर्स शॉप में हुई 2 करोड़ 70 लाख की चोरी हुई थी और जिसके बाद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश में एआई तकनीकी की मदद ली और एआई तकनीकी से कार के नंबरों और नकाब में छिपे चेहरों की फोटो बनवाई। इन सीसीटीवी फुटेज से नकाबपोश बदमाशों की आंखों और स्किन से एआई की मदद से 200 फोटो की सिक्वेंसिंग तैयार और शातिर गिरोह को दबोच लिया, जबकि इस गैंग के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी एआई से फोटो तैयार कर पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश की बैटरी गैंग के शातिर हैं, जिन्होंने शातिराना तरीके से बीती 1 दिसंबर की रात को करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था। हमने इसमें हजारों से ज्यादा फुटेज, सीसीटीवी फुटेज देखे थे, उन सबका एनालिसिस किया। उसके बाद पूरे रूट का जो ये टोल अवॉइड कर रहे थे, गांव के रास्ते जा रहे थे, उसका भी एनालिसिस किया। उसके बाद जब इनके चेहरे और गाड़ी के नंबर हमें मिले तो इनको हमने कुचामन से 3 लोगों को गाड़ी सहित वहां से गिरफ्तार कर लिया और आगे हम इनसे जो इन्होंने 2.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी करी है वो रिकवरी करी जाएगी। और 7वीं कक्षा का छात्र है और स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था। इसी दौरान 2 युवक उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले गए, जहां आरोपियों ने बालक के साथ मारपीट कर कुकर्म किया। पीड़ित आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंचा तो परिजनों को अभीति बताई। इस पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि बालक सहमा हुआ है और आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। 2 बंदे थे, दोनों ने के साथ गलत काम किया है। बच्चा दहशत खा रहा है बहुत तेज, इसको मारने की धमकी दी गई है। घर खेगा तो छोटा बच्चा साथ था, इसने घर जाके बोली तो हमने एयर ढूंढी करी तो हमको पता ही नहीं चला, वो जंगलात में ले गए थे। क्या किया बच्चे के साथ? गलत काम किया था। क्या बताया बच्चे ने? बच्चा ने जो किए गलत ऐसे ही किया था। जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेतड़ी एसडीएम बंशीधर योगी को 2 लाख रुपए और कीमती
डिनर सेट की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दिल्ली के रहने वाले परिवादी ने एसीबी की स्पेशल यूनिट को शिकायत दी थी कि जमीन के विवाद में कोर्ट द्वारा डिक्री की पालना करवाने के एवज में एसडीएम खेतड़ी ने 20 बीघा जमीन अपने नाम करवाने की मांग की। मांग पूरी न करने पर 5 लाख रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा। परिवादी के बार बार निवेदन करने पर एसडीएम बंशीधर योगी ने 3 लाख में सौदा तय किया। एसीबी ने जाल बिछाया और रिश्वतखोर एसडीएम को दबोच लिया। और अब बात अजमेर से खबर की, जहां पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने जनाना अस्पताल में निर्माणाधीन टॉयलेट में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जो अपने शौक पूरा करने के लिए जनाना अस्पताल के अलग अलग स्थान पर निर्माण के दौरान टूटी और सैनिटरी आइटम चुरा रहे थे। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि कायल रोड घूगरा स्थित ठेकेदार अमित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जनाना अस्पताल में टॉयलेट निर्माण का काम कर रहे हैं और इसी दौरान 19 अक्टूबर को बाथरूम में 7 नाल एंगल और कई कीमती सामान चुराकर बदमाश फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और नरवर क्षेत्र के रहने वाले करण उर्फ बाबू और देवनगर भूनाबाई क्षेत्र के रहने वाले विष्णु को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जी ने मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया। इस टीम ने तकनीकी सहायता से यूज लेते हुए 2 मुलजिमों करण उर्फ बाबू पुत्र महावीर जाति हरिजन और विष्णु पुत्र ताराचंद जाति हरिजन निवासी देवनगर भुनाबाई, ये वहाँ पे सफाई कर्मी का कामकाज करते थे जनाना में और यही लोग वहाँ चोरी करते थे। इनको गिरफ्तार किया गया। उधर कोटपुतली में सर्दी का सितम देखने को मिला है। दरअसल बांसुर में कड़ाके की ठंड से पेड़ों पर बर्फ जम गई है। न सिर्फ पेड़ों बल्कि जनजीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। खेत खलिहान सहित वाहनों पर भी बर्फ की चादर जमी हुई नजर आ रही है। क्षेत्र में 2 दिन से तेज हवाएं के साथ ही ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और न सिर्फ कोटपुतली बल्कि उत्तर भारत में अब ठंड का असर दिखना शुरू हो चुका है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर सीकर में भी देखने को मिला। यहां सीकर में सीजन में पहली बार शीतलहर जैसा एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंचा। रात में तापमान माइनस डिग्री तक पहुंच गया है और जिसके लिए लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होती नजर आ रही है। राजस्थान में सर्दी का सितम दिखाई पड़ने लगा। कई इलाकों में बर्फ पड़ने के वजह से जो पारा है, तापमान है, वो लुढ़क गया है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। कोटपुतली बांसुर कोटपुतली के बांसुर की, सीकर की और झुंझुनू की। आप देखिए, चाहे वो कार हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो खेत खलिहान हो, चाहे वो जमीन हो, हर जगह पर बर्फ की एक चादर नजर आई है। तापमान लुढ़कता हुआ नजर आया है। ठंड बढ़ गई है। जो हवाएं चल रही हैं वो भी ठंडी चल रही हैं और इस वजह से लोगों की दिनचर्या भी अब प्रभावित हो रही है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और चलिए खबर अब चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ के कनेरा के गुंदारल गांव के पास घायल पड़े तेंदुए का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। लेपर्ड झाड़ियों के बीच फंसा हुआ था और घायल अवस्था में था। पास के खेत में मौजूद एक ग्रामीण ने गुर्राने की आवाज सुनकर वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसका रेस्क्यू करने के बाद उसे चित्तौड़गढ़ लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। इसके बाद विजयपुर के वन खंड क्षेत्र में छोड़ दिया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का 7 दिसंबर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया ऊर्जा मंत्री ने जिस पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है, ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत पक्की से कहता चुनाव आ रहा। वीडियो भले ही 3 दिन पुराना हो, लेकिन जीत का गणित सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि गुरुजी की भूमिका में स्वयं सूबे के ऊर्जा मंत्री।
और आप विकास मत करो, लेकिन गांव में सतत संपर्क करते रहो, वहां से मिलता रहो, जुलता रहो, आ रही जे बीमारी जे बातचीत करता रहो, हाय राम राम करता रहो, भैया 100% जीतेगा। इसलिए चुनाव में जो ये अप्रियत नहीं हो न हो तो इससे ही हो जाओ, खाई न हो रहे उससे ये करके देख लियो। 7 दिसंबर को कोटा के सिमलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने जो आर्ष वाक्य सुनाया, उसकी गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस जीत के इस मंत्र पर अपने ही अंदाज में मजे ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती रही, और मंत्री जी का जब यह वक्तव्य आता है तो निश्चित रूप से यह वक्तव्य खेदजनक भी है और इसका विरोध होना भी आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो गरीब है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसके विकास की बात करती है और विकास के लिए कार्य करती है, लेकिन इस तरह के वक्तव्य निश्चित रूप से आम जनता में निराशा का संचार करते हैं। अब तक हम और आप यही जानते रहे हैं कि चुनावी समर में जीत के लिए काम जरूरी है और विकास से ही जीत की इबारत लिखी जाती है, लेकिन हीरालाल नागर हमारी समझ को दुरुस्त कर रहे हैं। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है, ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत पक्की छे कहता चुनाव आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागर की बात ही गलत तरीके से समझी जा रही हो, क्योंकि देश का चुनावी इतिहास बताता है कि नेता क्षेत्र और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और हासिल भी करते हैं। भले ही 2017 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी करार दिया हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारा लोकतंत्र आज भी क्षेत्र और जाति की जगड़न से मुक्त नहीं हो पाया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन